हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और आज हम अपने इस सेगमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हो जो मध्य एशिया वाला भाग है काफी डिस्टर्ब चल रहा है और डिस्टर्ब होने की वजह है यहाँ पर एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिसमें एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ इस्लामिक राष्ट्र है, जिसमें कई सारे आतंकवादी संगठन भी हैं। अब ये चर्चा में क्यों है, तो यहाँ पर हाल ही में जो हमास आतंकी संगठन है जिसका युद्ध इजराइल के साथ में हो रहा है, इसके प्रमुख की हत्या तेहरान में कर दी जाती है। अब हत्या कैसे की गई, किसने जिम्मेदारी ली, इसकी प्रतिक्रिया में क्या हुआ, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा आपको बैकग्राउंड में जाना। जब आप बैकग्राउंड में जाएंगे तब तारीख आएगी 7 अक्टूबर 2023 की। इससे पहले एक तारीख पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि है 26/11। 26/11 जो तारीख है, इसमें आप पाएंगे कुछ आतंकी जो पाकिस्तान से भारत की तरफ आए थे और भारत के एक महत्वपूर्ण शहर मुंबई में ये लोग यहां पर आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देते हैं, जिसमें हमारे कई सुरक्षा जवान और कई सिविलियंस, कई नागरिकों की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार का एक आतंकवादी हमला 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा इजराइल की सीमा में किया जाता है। हमास यानी कि गाजा पट्टी वाला जो क्षेत्र है जो इजराइल से लगा हुआ है, पहले हम इसकी बात कर चुके हैं। कई सारे युद्धा यहाँ पर जो आतंकवादी थे ये इजराइल की सीमा में घुसेंगे, यहां पर कम से कम 1200 लोगों को मारेंगे, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। कहा जाता है महिलाओं के साथ में यहाँ पर बलात्कार भी किया गया। तो इसका जवाब या फिर इसका बदला लेने के लिए यहां पर इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके तहत गाजा पट्टी पर उसने अपनी सेना को उतार दिया। हवाई हमले किए, स्थल भाग से भी सेना को भेजा और यहां पर बड़ी मात्रा में जो हमास के आतंकवादी थे इन्हें मारा गया। अब इसी के जवाब में यानी कि हमास के बचाव में कई और आतंकी संगठन आ गए हैं, जैसे कि आपका हिजबुल्लाह हुआ, हूती हुआ, PIJ हुआ और भी कई सारे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और यहां पर कई सारे देश जैसे कि यहां पर लेबनान और आपका ईरान, ये भी हमास के समर्थन में आ चुके हैं। एक प्रकार से अब यहां पर स्थिति और ज्यादा गंभीर होने वाली है। अब यहां पर तारीख आती है 31 जुलाई और 31 जुलाई को जो हमास के प्रमुख थे इनकी हत्या तेहरान में कर दी जाती है, जो कि एक प्रकार से इनका नाम था इस्माइल हानिया, और एक हवाई हमले में इनकी मृत्यु होती है। अब इनकी मृत्यु की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली, ना तो इजराइल ने ली है ना किसी अन्य राष्ट्र ने ली है। लेकिन यहां पर जो हमास आतंकी संगठन है और जो ईरान है, इन्होंने कहा है कि इनकी हत्या किसने करवाई है, इनकी हत्या एक प्रकार से इजराइल के द्वारा करवाई गई है, तो हम इनकी हत्या का बदला इजराइल से लेंगे और इनके द्वारा एक युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। अब यहां पर आप पाएंगे ईरान एक प्रकार का ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें इसके सहयोगी शामिल है, जिसके तहत ये इस्माइल हानिया की मृत्यु का बदला लेने वाले। आगे आ जाओ। आगे जब आप यहां पे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, प्रतिरोध की धुरी, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। इस नाम का एक संगठन है। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको इस नाम को भी समझना होगा। अब ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध की धुरी है, इसमें आपके कुछ आतंकवादी संगठन शामिल हैं। ठीक है, ये जो प्रतिरोध की धुरी संगठन है, ये आपका इसे हमास के द्वारा ईरान के समर्थन से बनाया गया था। इसमें पैसा ईरान ने दिया था और एकजुट किया था इसमें हमास ने। यहां पर आप देखेंगे जो हमास है, इसने ईरान समर्थित समूह का गठन भी किया, इसे बोला जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें हिजबुल्लाह शामिल है, हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद जिसे PIJ कहा जाता है शॉर्ट में, और हूती, ये 4 आतंकवादी संगठन इसमें शामिल किए गए हैं। गठबंधन का यहां पर आप देखेंगे बस 1979 को यहां पर इसे निर्मित किया गया था। कब? ईरानी क्रांति से ये जुड़ा हुआ है। अब यहां पर आप देखेंगे ईरानी क्रांति, तो ईरानी क्रांति की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ईरान में जो कट्टरपंथी शिया मुस्लिम थे, इन्होंने ईरान की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, इसे कहा जाता है ईरानी क्रांति। इस्लाम धर्म जो है आपको 2 भागों में विभाजित देखने को मिलेगा, शिया और सुन्नी।
और शिया सुन्नी का विवाद काफी पुराना आपको यहां पर मिलेगा। इसी के तहत जो कट्टरपंथी शिया मुस्लिम थे, इनके जो मौलवी थे, इन्होंने ईरान में विद्रोह किया और ईरान का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। इसी को कहा जाता है ईरानी क्रांति। अब जब आगे बढ़ोगे तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एक अन्य संगठन है जो है इजराइल और यूएसए यानी कि अमेरिका से संबंधित एक राजनीतिक गठबंधन है। अब यहां पर आप पाएंगे ईरान का निर्माण कब हुआ, सॉरी इजराइल का निर्माण कब हुआ, 1948 में, हमारे एक वर्ष बाद। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे इसका जब निर्माण होता है यानी कि इजराइल का जब गठन होता है, तभी से ही यूएसए अमेरिका उसे हथियार सप्लाई कर रहा है। और यही आरोप ईरान के द्वारा लगाया जाता है कि अमेरिका जो यहां पर इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है, इसकी बदौलत इस क्षेत्र में इजराइल एक ताकतवर देश है और इजराइल की मदद से इस क्षेत्र में अमेरिका अपनी उपस्थिति को दर्ज करना चाहता है। यह आरोप ईरान लगा रहा है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एक और संगठन बनता है जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के विरोध में मनाया जाता है। इसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ एबेल। एक्सिस ऑफ एबेल नामक संगठन की या फिर इसकी जो परिभाषा है, सबसे पहले 2002 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। इन्होंने एक्सिस ऑफ एबेल की घोषणा की थी, जिसमें 3 देशों को शामिल किया गया था, ईरान, इराक और उत्तर कोरिया। इन तीनों को यहां पर रखा था। अब यहां पर बात आती है, जो हमने आतंकवादी संगठनों की बात की थी जो आपके एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस में शामिल थे, ये थे आपको कौन कौन से, हिजबुल्लाह, हमास, इजराइल, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और हूती। तो एक एक करके हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सभी की हम एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर हिजबुल्लाह की बात करते हैं। ठीक, जब यहां पर हम हिजबुल्लाह की बात करते हैं तो हिजबुल्लाह नाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये होता है अल्लाह या फिर ईश्वर की पार्टी। ठीक है, तो हिजबुल्लाह का मतलब क्या है, या तो अल्लाह या ईश्वर की पार्टी। 1980 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी और ये एक शिया उग्रवादी संगठन। कहां पर इसकी शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत लेबनान में 1982 में सिविल वॉर के दौरान हुई थी। लेबनान में एक सिविल वॉर हुआ था 1982 में, उसी समय आपको हिजबुल्लाह की स्थापना होती हुई आप पाएंगे। और इसकी स्थापना जो की गई थी, ये 1500 रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा की गई थी, जिन्हें हम अपने देश में आर्मी के जवान कहते हैं। उन्हीं को ईरान में जो आर्मी है इनकी, उनके जवानों को रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नाम से जाना जाता है। इसी के 1500 लोगों ने मिलकर लेबनान में इस संगठन की स्थापना की। एक मिनट, अब देखो, अब यहां पर बात आती है, इस संगठन जब 1982 में स्थापना की गई तो इसके कारण क्या थे। तो यहां पर आप देखेंगे तत्कालीन समय में इजराइल के विरुद्ध लड़ाई करना इस हिजबुल्लाह का मुख्य उद्देश्य था कि हमें इजराइल के विरुद्ध युद्ध करना है। अब यहां पर आप देखेंगे मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, मुख्य लक्ष्य क्या था हिजबुल्लाह का, तो जो गृह युद्ध में लेबनान, अमेरिका और फ्रांसीसियों तथा उसके सहयोगियों के लिए निष्कासित करना। ठीक है, क्या हुआ, गृह युद्ध से, गृह युद्ध में जो लेबनान है, इसमें जो अमेरिका, फ्रांसीसी और उनके सहयोगी सेना है, उन्हें वहां से बाहर निकालना। इसलिए हिजबुल्लाह को यहां पर स्थापित किया गया। हिजबुल्लाह इस गठबंधन का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली समूह है। जिन संगठनों के हमने नाम लिए अभी, जैसे कि हमास हुआ, आपका हूती हुआ, उन सब में सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा संगठन कौन सा है, आपका हिजबुल्लाह ही है। क्लियर। अगर हम हिजबुल्लाह की ताकत की बात करें तो इसके पास कई सारे आधुनिक हथियार हैं। ठीक, और इनके पास 30,000 से लेकर 45,000 तक जवान हैं जो युद्ध करने में सक्षम है। अब यहां पर आप देखेंगे हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में कई बार युद्ध हो चुका है और हर बार हिजबुल्लाह को अपने मुंह की खानी पड़ी, हर बार इजराइल युद्ध में जीता है। 2000 में हिजबुल्लाह लेबनान युद्ध में भी इजराइल के विरुद्ध लड़ा था, इसमें भी इजराइल की जीत हुई थी। ठीक, अब देखिए 1990 के दशक में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखें बोस्नियाई युद्ध के दौरान भी हिजबुल्लाह ने बोस्निया और हर्गोविनिया गणराज्य की तरफ से
अपने लड़ाकों को युद्ध में भेजा, मतलब अलग अलग जगह ये अपने युद्ध में अपने जवानों को भेजते रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर हिजबुल्लाह वैसे तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर स्थापित किया गया था, लेकिन कई यूरोपीय देशों ने और यूरोपीय संघ ने इसे आतंकवादी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया, नॉमिनेट कर दिया। तो इसे वर्तमान में आतंकवादी संगठन के रूप में भी जाना जाता है। इसे एक प्रकार से ईरान का समर्थन तो है ही, साथ में सीरिया का समर्थन भी इसे प्राप्त है। सीरिया वही देश जिसे रूस समर्थन देता रहा है। ठीक है, सीरिया का नाम आपने आईएसआईएस के मैटर में भी खूब सुना था। इस संगठन को सैन्य प्रशिक्षण, हथियार आपूर्ति और वित्तीय मदद मुख्यतः किसके द्वारा? ईरान के द्वारा की जाती है। ठीक, और यहां पर आप देखेंगे 7 अक्टूबर के बाद से हमास और इजराइल युद्ध में लेबनान भी पूर्णतः सक्रिय भूमिका निभा रहा है, यानी कि हिजबुल्लाह के लड़ाके भी हमास की तरफ से इस युद्ध में लड़ रहे हैं, जिसमें हमास के ऊपर इजराइल ने आक्रमण किया था 7 अक्टूबर के बाद। अब यहां पर आप देखेंगे अगला जो हमारा महत्वपूर्ण आतंकवादी संगठन है, ये है हमास, और ये एक फिलिस्तीनी समर्थित राजनीतिक और सैन्य समूह है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। हमास और फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए क्या मैटर है प्राचीन काल से अभी तक, इसका एक वीडियो है जो सुनील सर ने बनाया था, उसकी लिंक मैं आपको दिलवा दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा। अब यहां पर हमास के स्थापना के उद्देश्य क्या थे, तो यहां पर आप पाएंगे इजराइल का जो वर्चस्व बढ़ रहा था उसको खत्म करना, और इजराइल ने कथित तौर पर जो यहां पर फिलिस्तीन का क्षेत्र कब्जा करके रखा है उस कब्जे को खत्म करना, ये यहां पर हमास के मुख्यतः उद्देश्य है। हमास में मुख्यतः सुन्नी मुसलमानों का जो संगठन है शामिल है। इनका अंतिम उद्देश्य है फिलिस्तीन को इजराइल से आजाद करवाना, जो 1947 के पहले फिलिस्तीन हुआ था उसको वापस लेना। ठीक, अब यहां पर आप देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे यह संगठन गाजा पट्टी क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली, जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है इसमें सबसे शक्तिशाली आपको यह संगठन देखने को मिलेगा। हालांकि यह मिस्र के सीमा के आसपास स्थित है, जो उसे सैन्य, वित्तीय और प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब देखो यहां पर जो मिस्र देश है ये हमास को सैनिक सहायता, यहां पर प्रशिक्षण और कई उपकरण प्रदान करता है। ठीक है, आओ अब आगे। अब यहां पर आप देखेंगे, देखिए हमास फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष के खात्मे के लिए एक प्रकार से क्या है, पूर्ण रूप से यहां पर स्थापित है। ठीक, और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1997 में हमास को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। कई सारे देश इसे आतंकी संगठन मानते हैं, कई सारे देश इसे राजनीतिक संगठन मानते हैं। यूएन ने भी इसे आतंकी संगठन के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे यूरोप के अधिकाधिक देशों ने भी हमास को आतंकी संगठन के रूप में ही मान के चले। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे जो हमास है ये जायोनिवाद का एक प्रकार से कट्टर विरोधी है। अब जायोनिवाद क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे 19वीं सदी से संबंधित यह एक विचारधारा है जिसे यहूदीवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब यहूदीवाद क्या है, जो इजराइल है उनसे लोगों से संबंधित ये अवधारणा है। इस विचारधारा के अनुसार यहूदियों के लिए जातीय मातृभूमि का समर्थन करना एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। अब यहां पर आप देखेंगे जो हमास आतंकी संगठन है इसका जो मुख्य उद्देश्य है फिलिस्तीनी क्षेत्र से यहूदीकरण का विस्तार रोकना है। ठीक है, अब इसके तहत आप देखेंगे जो आपका एक प्रकार से जायोनिवाद है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदीकरण का विस्तार करना। इसका विरोध कर रहा है हमास। क्लियर। अब इसके नाम पर आप देखेंगे अगला संगठन है पीआईजे, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। ये भी एक संगठन है आतंकवादी। यह एक सुन्नी इस्लामिक आतंकी संगठन है और इसके उद्देश्यों की अगर बात करते हैं तो फिलिस्तीन में इस्लामी राज्य स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो आपका संगठन है पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, ईरान वाले क्षेत्र में फिर से यहाँ पर फिलिस्तीन की स्थापित करना। अब यहाँ पर आप देखेंगे यूएसए के अनुसार जो पीआईजे है ये गाजा पट्टी में हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। इसकी स्थापना भी मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में किया गया था। अगला जो संगठन है यह आपका हूती, और हूती को आप जब देखेंगे तो ये आप देखेंगे एक प्रकार से आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ संगठन है। आंदोलन के नेतृत्व में हुसैन अली हूती एवं
अल हीन हूती ने 1990 के दशक में इस संगठन की स्थापना की। और यहां पर आप देखेंगे यमन सरकार ने हूती विद्रोहियों के प्रति कठोर दमनात्मक कार्रवाई की थी, लेकिन 2010 में सरकारी सैनिकों की मदद से हूती विद्रोहियों ने यमन शहर पर कब्जा कर लिया। यमन का जो सना शहर है, यहाँ की राजधानी में, इसके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, आगे अब यहां पर आप देखेंगे वर्ष 2014 में हूतियों का नियंत्रण पूरे यमन पर हो गया, लगभग यमन की राजधानी पे इन्होंने कब्जा कर लिया। साथ साथ प्रमुख जो भी शहर है इनके ऊपर इनका कब्जा हो चुका है। तो वर्तमान में यमन हूतियों के नियंत्रण में है। ईरानी क्रांति, अब यहां पर ईरानी क्रांति क्या है इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जब ईरानी क्रांति को देखेंगे तो यहां पर आप देखिए क्रांति से पूर्व ईरान में पश्चिमी सभ्यता का वर्चस्व था, जो पश्चिमी सभ्यता थी इसका वर्चस्व था। और ईरान पूर्णतः इस्लामिक प्रतिबंधों में अनिवार्य रीति रिवाजों के पालन को भी छोड़ चुका था, पूरा इसका पश्चिमीकरण हो चुका था। रहन सहन, खान पान, पहनावा से लेकर धार्मिक प्रतिबंधों तक सभी आप देखेंगे तत्कालीन ईरान में नामो निशान ही नहीं था। ठीक, अब आगे आओ। अब यहां पर आप देखेंगे तत्कालीन सरकार समय में ईरान सभी मुस्लिम देशों में सबसे आधुनिक माना जाता था। जितने मुस्लिम देश हैं इन सब में सबसे आधुनिक हम ईरान को मानते थे। और ईरान के कई सारे जो देश थे, इन शहर थे, इन्हें लंदन जैसा विकसित किया गया था। अमेरिका तथा ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने विभिन्न तख्ता पलटों की मदद से ऐसे लोगों को सत्तासीन रखा जो पश्चिमी विचारधारा के थे। अब यहां पर आप पाएंगे जो अमेरिका और ब्रिटेन है, इसने ईरान में कई ऐसे समूह को जन्म दिया, कई ऐसे नेताओं को जन्म दिया जो पश्चिमी विचारधारा से समर्थित थे। फिर समय आएगा ईरान में 1980 का। इस दशक में मोहम्मद रजा पहलवी द्वारा व्हाइट रेवोल्यूशन को चलाया गया और इसके तहत आप देखेंगे ईरान ने आर्थिक सामाजिक स्थिति को पश्चिमी संस्कृतियों से समावेशित कर रही थी। फिर आगे आप देखेंगे यहां पर कई सारे कट्टर इस्लामी नेता आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहां पर क्या किया, जिन्होंने यहां पर एक प्रकार की क्रांति चलाई और इनका उद्देश्य था कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है इसका विरोध किया जाए और कहा जाए कि ये व्हाइट रेवोल्यूशन इस्लामी विरोधी है, ये पश्चिम का पश्चिमीकरण है, ये इस्लाम विरोधी है। तो यहां पर आप पाएंगे खोमेनी ने 1962 में रजा पहलवी के विरुद्ध जिहाद शुरू कर दिया, जिसके कारण ईरान में रजा के खिलाफ बगावत शुरू हो गई और भारी विरोध के कारण यहां पर आप देखेंगे 1964 में ईरान छोड़कर भाग गए और 1970 तक ईरान के से बाहर फ्रांस और इराक में रहे। और जो खैमनी है यहां पर इन्होंने कुछ दिन तक क्या किया, जीवन भी इनका निर्वासित रहा। फिर 1978 आते आते पहलवी के खिलाफ बगावत तीव्र हो जाती है और 1979 आते आते ईरान में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर आयतुल्लाह खमेनी, आपको अगर याद हो तो अभी हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति का गठन हुआ है, इन्हें शपथ ली है। तो जो नए राष्ट्रपति यहां पर आए हैं इनके बारे में भी हमने चर्चा की थी और मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का पद ईरान में दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर यहां पर कौन है, इस्लामिक कानून के प्रमुख खमेनी है। अब यहां पर आप देखेंगे इन्होंने बिलहक ए फलीह यानी कि इस्लामिक न्याय विज्ञान के सिद्धांतों का विस्तार किया। ठीक, और फिर यहां पर धीरे धीरे ये ही ईरान के सर्वे सर्वा हो गए। अब यहां पर एक जो अगला संगठन है ये है इस्लामिक या फिर मुस्लिम ब्रदरहुड, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। यहां पर आप देखेंगे ये मिस्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन है, जिसे मुख्यतः इरवान उल अल मुस्लिमीन ने यहां पर क्या किया था, नाम से भी जाना जाता है। हसन अल बल्ला ने इसे 1928 में स्थापित किया था, काफी पुराना ये संगठन है। अब यहां पर अगर मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं तो इनके उद्देश्य हैं कि देश में यानी कि इजिप्ट में, मिस्र में शरिया के कानून को बढ़ावा दिया जाए। फिर यहां पर आप देखेंगे मुस्लिम ब्रदरहुड ने कई इस्लामिक आंदोलनों को प्रभावित किया और मध्य पूर्व के कई देशों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। फिर आगे आएंगे तो यहां पर आप देखिए मुस्लिम ब्रदरहुड ने मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को 2011 में बेदखल करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यहां पर।
और वर्तमान में जितने भी यहाँ पर संस्थाएं हैं ये सभी कानूनी रूप से अवैध कर दी गई और इस्लामिक रूप से इसका शासन चला जा रहा है। कहाँ का? मिस्र का, जो मुस्लिम ब्रदरहुड के नेतृत्व में है। तो ये हमारे मुख्य आतंकवादी संगठन थे जिसकी हमने चर्चा की। उद्देश्य क्या थे? मुख्यतः इजराइल को उठाना और फिलिस्तीन का निर्माण करना। इसकी चर्चा हमने की। कल फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।